देखो अपन देख रहे थे लेसन नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें अपन ने प्रोटिस्टा देखा, ठीक है। इससे पहले देखा था अपन ने मोनेरा देखा था। प्रोटिस्टा से पहले क्या देखा था आपका? मोनेरा, ठीक है। अब देखते हैं अपन ने प्रोटिस्टा के अंदर ही एक था आपका यूग्लिन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रोटिस्टा में था एक था आपका क्राइसोफाइटा। फिर लास्ट में देखा था डाइटम्स। लास्ट में अपन ने क्या देखा था आपका? डाइटम्स। इसमें लास्ट देखा था अपन ने डाइटमी मृदा क्या होती है, डाइटमी मृदा क्या होती है, उससे रिलेटेड देखा था। और उस इसके अलावा लास्ट टॉपिक था आपका रेड टाइड्स, मतलब जो लाल शैवाल होते हैं उनकी वजह से क्या होता है समुद्र में उनकी मात्रा, जैसे ये समुद्र का पानी है, उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लगता है जैसे लाल लाल तरंगे निकल रही है। इसको क्या बोला था? रेड टाइड। एक बच्चे ने मैंने जो नोट्स भेजे थे उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लगा के भेजा था, मुझे वापस सेंड किया था भाई, क्यों? दिख भी रहा था वो। तो रेड टाइड का मतलब होता है जो लाल शैवाल होते हैं उनकी मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाती है। दिख रहा है सबको? पीयूष वापस कैसे आ रहा है? जो लाल शैवाल है उनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो पूरा जल होता है ना, वो आपका लाल लाल दिखता है, रेड रेड दिखता है, इसलिए उसको लाल तरंगे या रेड टाइड्स कहते हैं। जिस जल में रेड टाइड्स होते हैं वहाँ मछलियां हैं और अन्य जीव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं आपके? मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आज देखते हैं अपन यूग्लिनाइड। इसी का प्रोटिस्टा का अगला है आपका यूग्लिनाइड। प्रोटिस्टा का अगला क्या है आपका? यूग्लिनाइड। अब यूग्लिनाइड होता क्या है, इसमें कौन से जीव आएंगे और उनका क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो देखेंगे अपन। तो ये क्या होते हैं? अधिकांश स्वच्छ जल में रहते हैं, साफ पानी में रहेंगे। अधिकांश स्वच्छ जल में रहते हैं। जितने भी जंतु हैं वो कहाँ मिलेंगे? यूग्लिनाइड के स्वच्छ जल में मिलेंगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है इनकी जो सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, उसकी जगह क्या होगा? पेलिकल का एक पतला आवरण, जैसे अपने कोई पन्नी लगा देते ना, जैसे बारिश के टाइम किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए उसके चारों ओर आपने पतली सी पन्नी लगा दी, तो इनकी कोशिका भित्ति की जगह क्या होती है आपके? पेलिकल की परत पाई जाती है। पेलिकल की परत पाई जाएगी। अब देखो इस पेलिकल की परत की वजह से होगा क्या? ये पानी में रहते हैं, लगातार पानी के कांटेक्ट में आते रहेंगे तो क्या होगा? ये सड़ेंगे, गलेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे। तो इनके चारों ओर क्या पाई जाती है? पेलिकल की एक पतली सी परत पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होंगे? इनमें 2 कशाब होंगे। कशाब की संख्या कितनी होगी आपकी? 2 कशाब होंगे, पर आप इनको डायनोफ्लेजिलेट नहीं कह सकते। 2 कशाब उपस्थित होंगे, पर आप ऐसे सोचो कि अपन इनको डायनोफ्लेजिलेट कहते हैं। डायनोफ्लेजिलेट में क्या होगा? 2 कशाब थे, पर एक ऐसा था और दूसरा आपका ऐसा था। तो जो आपके यूग्लिनॉइड होते हैं स्वच्छ जल में रहते हैं, शैवाल या कोशिका भित्ति की जगह पेलिकल की परत पाई जाती है, ठीक है। इस पेलिकल की परत की वजह से इनका जो बाहरी आवरण है, इनका शरीर गलता सड़ता नहीं है। 2 कशाब पाए जाते हैं। अब अपन इसका डायग्राम देखते हैं, जिसको आप चित्र बोलते हैं वो देखते हैं। देखो यूग्लिना आपका ऐसा दिखता है, ये क्या इसका कसाब है, ये क्या इसका कसाब है। अब देखो इसके चारों ओर क्या होगी? पेलिकल की पतली सी परत होगी, जिसकी वजह से इसका शरीर क्या रहेगा? आपका प्रोटेक्ट रहेगा, बचाव रहेगा। बिल्कुल बारीक सी पतली सी परत होती है। ये क्या है? इसकी
पेलिकल, ठीक है। इसके अंदर जीवद्रव्य होगा, साइटोप्लाज्म होगा, जितने भी कोशिकाएं होते हैं वो सारे इसके अंदर क्या होंगे, आपके उपस्थित होंगे, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड में स्पेसिफिक करेक्टर होता है, विशेषता होती है, स्वच्छ जल में रहते हैं ये, ठीक है, स्वच्छ जल में रहेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेंगे, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, आपके प्रकाश संश्लेषण करेंगे। अब जब इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो ये क्या कर सकते हैं, परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, यूग्लिनॉइड ऐसे आपके प्रोटिस्टा के जंतु हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जबकि ये किसका लक्षण है, पादपों का लक्षण है प्रकाश संश्लेषण करना। अब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो क्या करेंगे, ये परपोषी की तरह व्यवहार करेंगे। परपोषी की तरह मतलब दूसरों से अपना भोजन बना लेंगे, तरह व्यवहार करेंगे। अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है तो परपोषी से मतलब दूसरों से अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, वनस्पति हो सकती है, जंतु। इसी कारण इन्हें पादप व जंतुओं की योजक कड़ी कहा जाता है। देखो योजक कड़ी, एक शब्द उपयोग हुआ आपका, योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक। योजक कड़ी का मतलब है, बार बार आएगी आपके योजक कड़ी, जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे वर्गीकरण में तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। योजक कड़ी का मतलब है, इसको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, नहीं मिल रहा, परपोषी की तरह व्यवहार कर रहा है। तो योजक कड़ी का मतलब होता है दो वर्गों के लक्षण। ये क्या, सपोज ये प्लांट है, पादप है, और ये जंतु। जंतु कब हुआ, जब ये परपोषी की तरह काम कर रहा है। पादप कब हुआ, जब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो ये योजक कड़ी, पादपों व जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कौन है, आपकी यूग्लिना। पादपों व जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कौन है, आपकी यूग्लिना, ऐसा जंतु होता है, ठीक है। तो ये था आपका यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में क्या क्या था आपके, सबसे बाहर तो क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है जो लचीली होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पादपों और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, हाँ, दोनों के बीच की योजक कड़ी है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करती है, अनुपस्थिति में क्या कर लेती है, आपकी परपोषी की तरह व्यवहार करती है। अगला उदाहरण देखते हैं, अवपंक कवक। अवपंक कवक, स्लाइम मोड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लाइम मोड। ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपके प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा में कौन कौन थे आपके, क्राइसोफाइटा और यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ, वो सारे इसमें आएंगे। तो अवपंक कवक कैसे होते हैं, मृतकोशी प्रोटिस्टा, कैसे होते हैं, मृतकोशी प्रोटिस्टा। मृतकोशी का मतलब होता है सड़े गले पदार्थ, मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपके कोई जीव मर गया, उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहे, बहुत सारे ऐसे आपको प्रोटिस्टा मिल जाएंगे जो डेड बॉडी से अपना, भाई जैसे कोई मृत शरीर है उसको अगर बाहर डाल दिया जाए तो एक, बाहर नहीं डाला जाए तो भी उसको खुले में रख दिया जाए तो एक दो दिन बाद क्या होता है, उसमें बदबू आने लग जाती है, सड़ने लग जाता है। क्यों सड़ रहा है, उसमें कोई ना कोई जीव उत्पन्न हो गया। तो अवपंक कवक क्या होती है, मृतकोशी प्रोटिस्टा, मतलब मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो एनिमल का पार्ट हो सकता है, कोई पादप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो कैसा होगा, मृत होगा, डेड होगा, उससे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपके सड़ती हुई टहनियाँ, सड़ती हुई
टहनी, किसी पादप की टहनियां है वो सड़ रही है, उनसे भोजन प्राप्त कर लेंगे। उनसे भोजन प्राप्त करेंगे तो क्या धीरे धीरे वो गंदगी खत्म हो जाएगी और इनको क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। इसके अलावा जैविक पदार्थों से, जैविक का मतलब है कोई जंतु हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, जैविक पदार्थों से। पर यहाँ एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो मृत होगी। जैविक पदार्थ होंगे वो कैसे होंगे, आपके मृत होंगे। तो सड़ती गई, कोई सड़ती हुई वनस्पति है, कोई पादप का शरीर है, कोई जंतु का शरीर है, उससे भोजन प्राप्त करते हैं, वो कौन है, अवपंक कवक। और किसके हैं, आपके प्रोटिस्टा के जंतु। अब देखो अब इनमें ये तो हुआ इनका बेस की, ये कैसे होते हैं, इनका भोजन कैसा होता है। अब देखते हैं इनमें जनन। तो जनन में देखो आप ये नोट करने वाला पॉइंट है, दो प्रकार से होता है, परिस्थितियां अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो ये क्या करेंगे, समूह में इकट्ठे हो जाएंगे। सपोज अभी वातावरण में नमी है, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, खनिज पोषण पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तब क्या करेंगे, ये समूह बना लेंगे। समूह मतलब झुंड, जैसे ये आपका अवपंक कवक है तो ये क्या करेंगे, आपके झुंड बना लेंगे, समूह बना लेंगे। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो अवपंक कवक क्या करेंगे, समूह में रहेंगे, ठीक है। और पूरी वनस्पति को नष्ट करनी है, किसी जैविक पदार्थ को नष्ट करना, वैसे काम करेंगे। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल है, अनुकूल परिस्थितियों में देखो अभी जो मौसम है वो अनुकूल है, आप कोई भी बीज डाल दो एक बार जरूर हो जाएगा, चाहे सीजन का हो या ना हो, जो भी चीज होगी वो फटाफट सड़ जाएगी, गल जाएगी। ये अभिषेक क्या हो रहा है इसके, ठीक है। तो परिस्थितियां अनुकूल होगी तो ये समूह बना के क्या करेंगे, आपके जनन। जब प्रतिकूल होगी तो अपने आप को कैसे बचाएंगे, तब क्या बना लेंगे, बीजाणु। प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करेंगे, आपके बीजाणुओं का निर्माण कर लेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करेंगे, बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। इन बीजाणुओं से क्या होंगे, छोटी छोटी सी संरचनाएं होगी और इसके अंदर जो जीव होगा अवपंक कवक, उसके चारों एक आवरण बन जाएगा, ठीक है। बीजाणु ऐसी संरचना होती है जिसके चारों ओर, जैसे आपने चने का बीज देखा होगा, उसके चारों ओर एक आवरण होता है, उसको आप फोड़ के दोगे तो दाल के दो दाने निकलेंगे, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, अपने चारों ओर एक आवरण बना लेंगे, कवरिंग बना लेंगे। उस कवरिंग से होगा क्या, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां, ज्यादा गर्मी है आपके या बहुत ज्यादा ठंड है, तो वो क्या होगा, अवपंक कवक नष्ट नहीं होगा। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां खत्म हुई, अनुकूल परिस्थितियां आई, वापस इससे जीव बन जाएगा, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बचाए रखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अवपंक कवक प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे जनन करते हैं, किस विधि से। तो आपका आंसर होगा बीजाणुओं के द्वारा क्या करते हो, जनन। एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन ये बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनके जो बीजाणु है उनका परिक्षेपण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, हल्के होंगे, आपके हवा के थ्रू जा सकते हैं। किसके थ्रू जा सकते हैं, वायु के थ्रू। तो आपने देखा अवपंक कवक क्या होते हैं, मृतकोशी प्रोटिस्टा, मतलब मृत भागों से भोजन प्राप्त करेंगे, जैविक भागों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, समूह में रहेंगे, झुंड बना के रहेंगे। जब परिस्थितियां अनुकूल होगी तो जनन कर लेंगे। अब जब परिस्थितियां प्रतिकूल है तो बीजाणुओं का निर्माण कर लेंगे, और इन बीजाणुओं का डिस्पर्जन यानी फैलेंगे कैसे, वायु के द्वारा। ये था आपका अवपंक कवक। अगला देखते हैं प्रोटोजोआ, इसी का एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ एक महत्वपूर्ण वर्ग है और बहुत महत्व रखता है आपकी लाइफ में भी, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ देखेंगे, और ये वाला क्वेश्चन अगर आप नीट दोगे तो वहां इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आता है। अब देखो सभी प्रोटोजोआ परपोषी, परभक्षी व परजीवी होते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी, परभक्षी व परजीवी होते हैं।
मतलब ऐसा प्रोटोजोआ नहीं मिलेगा आपको जो क्या करे, खुद का भोजन, परपोषी होंगे, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे अपन क्या है, पौधों पे निर्भर है। अब जैसे आपके गाय भैंस है, उसके ऊपर कोई जू लग गई गाय भैंस के, कोई कीड़ा लग गया, तो वो क्या हो गया, गाय भैंस पे जो है वो परपोषी है। अब जैसे कोई चिड़िया है, वो क्या कर रही है, जैसे कोई पीपल के पेड़ पे रह रही है, पीपल के पत्ते खा रही है, पीपल के जो फल लगते हैं उनको खा रही है, तो वो चिड़िया किस पे परपोषी है, पीपल पे। तो ये किसी ना किसी पे क्या है, आपके परपोषी है, खुद कुछ नहीं कर सकते। परभक्षी है, दूसरे को खाएंगे, दूसरे का भक्षण कर लेंगे। हो सकता है उसका ब्लड चूसे, शक्कर बोलते हैं उनको। हो सकता है उसकी बॉडी के से कहीं, जैसे कौवे ने देखा होगा जानवरों की कहीं लग जाती है, तो कौवे वहां से वो लगी हुई जगह से मांस निकाल के खाते रहेंगे। तो दूसरे का परभक्षी, मेंढक है, मेंढक कीड़े खा रहा है। परजीवी, दूसरे पे जीवित रहेंगे। तीनों का मतलब देखना, परपोषी दूसरे से पोषण प्राप्त करेंगे, परभक्षी दूसरे को खाएंगे, जैसा जीव है वैसा जीव खा लेगा, बड़ा है तो छोटे जीव को खा लेगा। परजीवी दूसरे पे जीवित रहेंगे, वो कैसे भी। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, देख लो इसको, एक होता है अंतः परजीवी और एक होता है आपका बाह्य परजीवी। एक होता है अंतः परजीवी और दूसरा क्या होता है, बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब है शरीर के अंदर रहेगा, जैसे अपनी आंतों में पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई, ठीक है। ये क्या करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, ये अपने लिए लाभदायक है, ठीक है। ई कोलाई, इश्चिया कोलाई बोलते हैं इसको, फिर फुल फॉर्म भी बताऊंगी फिर, ठीक है। तो ई कोलाई आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा, तो ये अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी, सपोज किसके शरीर में जुएं पड़ गई, तो जू क्या आपके बाह्य परजीवी है। तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अगर शरीर के अंदर रहे, किसी भी शरीर का हो सकता है, जंतु का हो सकता है, पादप का हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, अंतः परजीवी। बाहर रह रहा है तो बाह्य परजीवी, ठीक है। अब जो आपका प्रोटोजोआ, इनमें 3-4 शब्द देखे, इसके अलावा प्रोटोजोआ को बांट रखा है। पहला दे रखा आपके अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ, ठीक है। ये प्रोटोजोआ के प्रकार है। अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होते हैं, स्वच्छ जल, समुद्री जल, कहाँ मिलेंगे आपको, स्वच्छ जल में मिल जाएंगे। दूसरा या साइड शेयर जाना, स्वच्छ जल में, समुद्री जल में, व मृदा में, मिट्टी में। तो जो अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं वो स्वच्छ जल में रह सकते हैं, समुद्री जल में रह सकते हैं, और आपके कहाँ रह सकते हैं, आपके मृदा में। स्वच्छ जल में रह सकते हैं, समुद्री जल में रह सकते हैं और मृदा में। ऐसे है नहीं सूखी मिट्टी है उसमें आपको अमीबीय प्रोटोजोआ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कहाँ मिलेंगे, जो नम मिट्टी होगी, जो गीली मिट्टी होगी, वहाँ क्या मिल जाएंगे आपको, अमीबीय प्रोटोजोआ। अब देखो अमीबीय प्रोटोजोआ में होता क्या है, सबसे पहले देखें इनका आवास। ये क्या हो गया, इनका आवास हो गया, ये क्या है, इनका आवास है, ठीक है। अब क्या होगा, ये गति किससे करते, अमीबीय प्रोटोजोआ है, परपोषी है, परभक्षी है, परजीवी है, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कूटपादों के द्वारा, कूटपाद बोल दो, शूडोपोडिया बोल दो, शूडोपोडिया, इन दोनों के द्वारा क्या करते हैं, ये गमन करते हैं। देखो अमीबा छोटी क्लासों में देखा होगा आपने, एक ऐसा सा जीव होता है जिसको अमीबा बोलते हैं, छोटी क्लासों में देखा होगा। जो ये संरचना है ना, ये वाली संरचना, इनको कूटपाद या शूडोपोडिया बोलते हैं। तो जो अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं स्वच्छ जल में मिल जाएंगे, समुद्री जल में मिल जाएंगे, मृदा, और कौन सी मृदा, नम मृदा, जहाँ गीलापन होगा उस मृदा में भी आपको मिल जाएंगे। अब ये गमन किससे करेंगे, कूटपाद या शूडोपोडिया। जैसे ये अमीबा है, ऐसा चित्र होता है इसका, अमीबा का कोई फिक्स चित्र नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अमीबा हर समय अपना आकार बदलती है। अभी ऐसा दिखा, थोड़ी देर बाद में अमीबा ऐसा दिखने लग जाएगा। तो
तो ये दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है इसके कूटपाद या शूडोपोडिया, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो जो अमीबीय प्रोटोजोआ है वो क्या करते हैं, कूटपाद या शूडोपोडिया से गमन करते हैं। क्या करते हैं आपके, गमन करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब जो समुद्र में रहने वाले अमीबीय प्रोटोजोआ है उनके ऊपर सिलिका SiO2, 10th में पढ़ा होगा आपने सिलिका का सूत्र, SiO2 सिलिका बोलते हैं इसको। जो समुद्र में रह रहे हैं कौन से, समुद्री प्रोटोजोआ, उनके बाहर क्या पाया जाएगा, सिलिका का आवरण पाया जाएगा। ये अभिषेक की गड़बड़ हो रही थी आज, उनके बाहर सिलिका का आवरण पाया जाएगा। अब देखो जो आपके एंट अमीबा हिस्टोलाइका है, एक जंतु का नाम बता रही हूं मैं, जो अमीबीय प्रोटोजोआ है, एक जंतु का नाम है अमीबीय प्रोटोजोआ, जंतु का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये करता क्या है, अमीबाइसिस, बीमारी का नाम है अमीबाइसिस। देखो इसको थोड़ा सा देख लो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है, अमीबाइसिस। जो आपके आंतों का इधर वाला पोर्शन होता है, लेफ्ट वाला, ठीक है, वहां आपके इस तरह बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको 5-6 दिन की मेडिसिन देता है और ठीक भी हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपके लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, और कैसे होंगे, बिल्कुल पानी जैसे रिमूव हो रहा। अगर इसका इन्फेक्शन, इसका, ये तो बीमारी का नाम है, ये तो क्या आपकी बीमारी है, और ये कौन है, आपका जंतु है, जिससे आपके क्या हो रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबाइसिस, आंतों के दस्त बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, आपके आंतों के अंदर खोखला करता रहता है उनको, ठीक है। किस वजह से होता है, दूषित पानी, प्रदूषित जल के पीने से। जयपुर का जो पानी है उसमें 90% जल में ये मिलता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जयपुर का जितना भी पानी है 90% वाटर में ये मिल जाएगा आपको, इससे ये बीमारी होती है, ठीक है। ऐसा भयंकर दर्द हो रहा है जैसे आपके अपेंडिक्स हो रहा है, वो अपेंडिक्स का राइट साइड दर्द होता है, इसका लेफ्ट होता है, ठीक है। प्रदूषित पानी के पीने से होता है, ये आंतों को प्रभावित करता है और आपके दस्त के साथ साथ ब्लड भी आने लग जाता है। अगर इसका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो ये हार्ट से होते हुए ब्रेन तक, सिर तक भी पहुंच जाता है। इसलिए स्वच्छ पानी का ही उपयोग करना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल डाल सकते हो आप। अगला देखते हैं कसाबी प्रोटोजोआ। अगला, इसमें तो शूडोपोडिया थे, ठीक है। अगला प्रोटोजोआ का प्रकार है कशाबिका, मतलब जिनमें कशाबिकाएं पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, अपन कई बार ऐसा डायग्राम बनाते हैं, तो ये क्या है आपके कशाबिका, कशाबिका। और एक ऐसा बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, इनको बोलेंगे पक्षाम्बिकाएं। कशाबिकाएं एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। पक्षमाभ क्या होते हैं, असंख्य होते हैं, ये पक्षमाभ होते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कशाबिकाएं। तो अगला है आपका कसाबी प्रोटोजोआ, मतलब ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें कशाबिकाएं पाई जाती है। तो अगला है आपका कसाबी प्रोटोजोआ, जिनमें कशाबिकाएं पाई जाती है। वो वाले प्रोटोजोआ, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, इनमें कशाबिकाएं पाई जाएगी, इनके नाम से पता चल रहा है। कशाबिका मतलब कशाबिकाएं पाई जाएगी, ये ऐसी संरचना क्या होती है आपकी, कशाबिकाएं, ठीक है। अब क्या होंगे, स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं अथवा परजीवी। स्वतंत्र जीवी मतलब जैसे अपन अपने आप से अपना आप अपने रह रहे हैं ना, आप किसी पे डिपेंड है एक हद तक, तो स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। परजीवी का मतलब दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे, या तो अपने आप फ्री रहेंगे
या फिर दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, ये बीमारियां फैलाते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। एक बीमारी का नाम है नींद में चलने की बीमारी। देखा होगा किसी के, रियल में नहीं देखा तो मूवी में देखा होगा, टीवी में तो देखा होगा, नींद में चलते उठ के रवाना हो जाते हैं। वो झूठ नहीं होता, वो हकीकत में होता है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा ये कशाबी प्रोटोजोआ है जो कौन सी बीमारी फैलाता है? निंद्रालु रोग। निंद्रालु रोग, नींद में चलने की बीमारी। आ रहा ना मजा? बायोलॉजी में वो सब कुछ देख रहे हैं अपन जो रियल में होता है। बायोलॉजी में वो सब कुछ देख रहे हैं जो रियल में। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा कि कोई लोग उठ के रवाना हो गए, रात को उठ के फिर घर वाले ला रहे हैं, कई बार पता नहीं कहीं चले गए, ठीक है, सुबह पता चलता कहाँ से कहाँ थे। तो वो रियल में होती है, वो ऐसे मजाक नहीं होती, रियलिटी होती है। वो कौन करता है? ट्रिप्नोसोमा, जो कसाबी प्रोटोजोआ है, ठीक है। कौन से वर्ग का है? अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा या मोनेरा? प्रोटिस्टा में कौन आ रहा है आपका? प्रोटोजोआ, ठीक है। तो कसाबी प्रोटोजोआ कौन है? ट्रिप्नोसोमा, जिससे क्या होता है आपके? निंद्रालु बीमारी। अगला पढ़ रहे हैं पक्षमाभि प्रोटोजोआ। अगला क्या आपके? पक्षमाभि प्रोटोजोआ, मतलब जिनमें क्या पाए जाएंगे? पक्षमाभ पाए जाएंगे। अभी अपन ने देखा था पक्षमाभ क्या होते, देखा था ना अभी। जैसे कोई ये जंतु है, इसके चारों ऐसे 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 पाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पक्षमाभ बोलेंगे। तो वो कौन से प्रोटोजोआ होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। अब देखो, एक नाम है, छोटी क्लासों में भी सुना होगा, पैरामीशियम। एक नाम है पैरामीशियम, स्लीपर जंतु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्लीपर जंतु। मतलब इसकी जो आकृति होती है चप्पल के जैसी, स्लीपर के जैसी होती है, इसको बोलते हैं स्लीपर जंतु, पैरामीशियम। तो ये किसका उदाहरण है आपका? पक्षमाभि प्रोटोजोआ। किसका उदाहरण है? पक्षमाभि प्रोटोजोआ। अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, बनाने हैं आपको ये सारे डायग्राम। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रैक्टिस होगी, वरना बाद में नहीं होगी। लग रहा ना नीचे से जूता हुआ आपका। अब इसमें ये पक्षमाभ पाए जाएंगे। पक्षमाभ कैसे हो सकते हैं आपके? असंख्य होते हैं, जबकि कसाब क्या होते हैं? उनकी संख्या क्या होती है आपकी? निश्चित होती है। पक्षमाभ कैसे हो जाएंगे आपके? असंख्य हो जाएंगे। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप चित्रों की प्रैक्टिस करोगे। 10th वाले, पहले भी पिछली साल वाले 10th वालों की ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, वैसी ड्राइंग नहीं बढ़ानी है। वैसे ड्राइंग बढ़ाओगे तो फिर बायोलॉजी गड़बड़ा जाएगी आपकी। बायोलॉजी क्या, साइंस ही गड़बड़ा जाएगी आपकी। इसलिए ड्राइंग की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों की ड्राइंग ज़्यादा सुंदर है, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्या आपके? पक्षमाभ है। ठीक है, इसमें जीवद्रव्य होगा, ये स्टार सेल्स, इसमें सेल्स होती है। तो ये कौन है आपका? यूग्लिना है। डायग्राम को सुंदर भी बनाना अपन को, उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। ये कौन है आपका? पैरामीशियम। इसको क्या कहा जाता है? स्लीपर जंतु। कैसा है? पक्षमाभि प्रोटोजोआ। और ये बीमारियां नहीं फैलाती, ठीक है। अब देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, इनके जो पक्षमाभ है उनकी लयबद्ध गति होती है। लयबद्ध कैसे? जैसे एक तरफ एक बार इधर घूम रहे तो सारे इधर घूमेंगे, दूसरी बार अगर इधर घूम रहे हैं तो इधर ही। लयबद्ध गति का मतलब अल्टरनेट, जैसे ये इधर गति करे फिर अगली बार इधर करेंगे, ऐसे नहीं आधे इधर कर रहे हैं आधे इधर, ऐसा नहीं होगा। एक जैसी गति होगी, ये देखो एक जैसा रोटेशन चलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं स्पोरोजोआ। ये भी क्या है आपके? प्रोटिस्टा के हैं। अगला है आपका स्पोरोजोआ। नीचे से दिख रहा है क्या?
स्पोरोजोआ। यहाँ आप देखो ये स्पोरोजोआ बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इसमें वो जीव आता है जो मलेरिया पैदा करता है। आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है, वो गलत बात है। किससे होता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम से होता है, जो किसमें आएगा? आपके स्पोरोजोआ में। गैस किस बदलू कहाँ से उधर। अब देखो अपन देखते हैं स्पोरोजोआ, ठीक है। स्पोरोजोआ के जो जंतु होंगे ये कैसे होंगे? संक्रमण करने वाले होंगे। संक्रमण का मतलब बीमारी, संक्रमणकारी होंगे, ऐसे लिख सकते हो आप। ये क्या होंगे? संक्रमणकारी होंगे। और इनकी कौन सी अवस्था संक्रमणकारी होगी वो जरूर जानना है। कौन सी होगी? स्पोरोजोइट अवस्था। शायद वो नीचे रखी होगा आपके, तो आप इतना सा ध्यान रख लो, इनमें बीजाणु जैसी संरचना, मतलब बीज जैसी कोई संरचना होगी, तो आप लिख सकते हो जो बीजाणु होंगे इनके वो क्या होंगे? संक्रामक होंगे। इनके जो बीजाणु होंगे वही क्या होंगे? आपके संक्रामक होंगे। जैसे मलेरिया, जैसे मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? आज पता चलेगा आपको। अब तक किससे करवा रहे थे? मादा एनोफ्लीज मच्छर से करवा रहे थे। अब तक मलेरिया किससे करवा रहे थे आप? मादा एनोफ्लीज मच्छर से। वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किस वर्ग का जीव है? स्पोरोजोआ। किसका है? इसका वर्ग है आपका स्पोरोजोआ। तो अब किसी को मत कहना मादा एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया हो रहा है। मलेरिया कौन करता है? ये। और इसको लाता और ले जाता कौन है? मोटरसाइकिल बिठा के लाती है मादा एनोफ्लीज मच्छर। स्कूटी में घूमती है मादा एनोफ्लीज मच्छर। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा नर क्यों नहीं कर सकता, मादा ही क्यों कर सकती है? देखो जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है उसके जो मुख वाला भाग होता है वहाँ एक ऐसे, कभी काटा होगा मच्छर ने, अभी तो मुख काटते एक ऐसे निकलता है, सुई चुभ गई हो। तो सुई क्या है? उसके मुख वाला पार्ट है। तो नर में ये नहीं होता है, ठीक है, नर में ये भाग नहीं होता है। तो जो मादा होती वो क्या करेगी? जैसे किसी व्यक्ति को काटा है तो वो उस सूख से क्या करेगी? उस व्यक्ति के अंदर उसके स्किन को फाड़ के ब्लड तक पहुंचा देगी। किसको? प्लाज्मोडियम को। अगर उसके शरीर में है, ऐसे तो मच्छर खूब काटते रहते हैं, हर बार मलेरिया नहीं होता। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा और स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो वो मच्छर क्या करेगी? मादा एनोफ्लीज मच्छर उस सूख के थ्रू उसको उस व्यक्ति के शरीर में ये भेज देगी। फिर इसके शरीर में, व्यक्ति के शरीर में ये जनन करेगा 1 से 2 से, और क्या कर देगा? आपकी संख्या में बढ़ता रहेगा और मलेरिया उत्पन्न कर देगा। मादा एनोफ्लीज मच्छर ही कर दिए। अगर नर लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। पर ये क्या करती है? लाने और ले जाने का काम। ये इसके पास गाड़ी है जो ये आपके क्या करती रहती है? सप्लाई करती रहती है। किसके पास किसको भेजना, और करता कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियाँ होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। मलेरिया हर बार होता रहता है कई लोगों के, पर उसमें कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ नहीं मरते। तो इस पे निर्भर करता है कि कौन सी जाति ने इफेक्टेड करा है, कौन सी जाति ने प्रभावित करा है। तो उस हिसाब से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सिपेरम ओवेल, वो अपन जब आपके आएगा शायद मलेरिया है आपके डिजीज, तब अपन डिटेल से देखेंगे। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।